वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। अमेजिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री का मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हिस्ट्री, अगर हम जब भी अगर बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का बात करने में हम लोग तीन को बात करते हैं, तीन चीज का। किसका किसका? पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? आधुनिक भारत। मेडिवल हिस्ट्री जिसको कहते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और एंशिएंट हिस्ट्री जो कि प्राचीन भारत के नाम से विख्यात है हमारे हिस्ट्री में। तो इन तीनों के क्रम में आपको एंशिएंट हिस्ट्री से अब क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलता है। कुछ कुछ मिलेगा जैसे कि बौद्ध धर्म संस्थापक, उसके बाद आपको आग का आविष्कार किसने किया था, ये नॉर्मल हो गया है क्वेश्चन। और मेडिवल हिस्ट्री से थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने मिलेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का बात करेंगे तो हम कहां से कहां तक बात करेंगे? 717 से लेकर के 1947 तक। कहां तक बात करेंगे? 717 से लेकर के 1947 तक। और मध्यकालीन बात करेंगे तो 5th से लेकर के 15th सेंचुरी तक हुआ, जो कि लास्ट 1658 से लेकर के 707 में औरंगजेब का मृत्यु हुई और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। और एंशिएंट हिस्ट्री बात करेंगे तो 5th सेंचुरी से पहले का बात करेंगे। तो इससे पहले कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें तो हम एक पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने के क्रम में देखिए, ये हो गया भारत, यहाँ पे मराठा बैठे हुए थे, यहाँ पे पूरा बंगाल प्रांत था, यहाँ पे दिल्ली, और बीच में यहाँ पे अवध, और यहाँ पे फिर बैठे हुए थे कर्नाटक, और यहाँ पे था हैदराबाद। हैदराबाद जो था वो निजाम के हाथ में था। हैदराबाद जो था वो निजाम चलाते थे। बंगाल जो कि बहुत बड़ा ही प्रांत माना जाता था, इसमें 5 और भी थे छोटे छोटे। बंगाल में कौन कौन सा था? बिहार था, उसके बाद पूर्वी बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल जो कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, फिर असम। तो ये बहुत बड़ा प्रांत माना जाता था और सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से आता था। बोले तो अगर यहाँ से बात करें सबसे ज्यादा राजस्व यहाँ से आता था। फिर बीच में था अवध। अवध में नवाब थे, और बंगाल में भी नवाब थे। और अवध को दुधारू गाय के नाम से जाना था, क्योंकि अवध के जो राजा थे वो अच्छा खासा कर यहाँ से मिलता था इन्हें। कहाँ पे? जो दिल्ली में बैठे हुए हैं मेन सुल्तान, जो बादशाह बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन क्या था? अवध था। और यहाँ क्या था? बंगाल था। बंगाल में 5। और यहाँ पे कौन थे? मराठा। मराठा में भी वहां पे सक्रिय जब थे तो मराठा थे। और मराठा और पेशवा दो यहाँ पढ़ने को मिलेगा महाराष्ट्र के टाइम पे। आज का महाराष्ट्र, उस समय दक्कन, पुणे वुणे आपको सुनने को मिलेगा। तो जब महाराष्ट्र में क्या था कि मराठा और पेशवा थे, और मराठा जो थे वो मध्यकालीन तक एक्टिव थे। और उसके बाद मराठा के बाद जो पेशवा आए, जो पेशवा में आए, तो पेशवा जब एक्टिव हो गए कब? आधुनिक भारत में जाकर के। यहाँ पे फिर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। यहाँ क्या देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र देखने को। महाराष्ट्र में क्या क्या मिलेगा? 2 कौ, किसका? मराठा, और क्या मिलेगा? एक पेशवा। तो मैंने क्या बताया? मराठा खत्म हो गए और पेशवा एक्टिव थे। उसके बाद यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपको कर्नाटक था। कर्नाटक में दो एक जगह था मैसूर, जहाँ के फेमस सुल्तान थे 2, एक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। इन दोनों का क्रम आपको बहुत दिल को छूता रहेगा। हर टाइम कुछ ना कुछ इनका एक्टिव मेंबर था। और इस टाइम ये साउथ इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते थे। और उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी आगमन हुई तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उनको दिक्कत हुई इन्वेड करने में, ताकि वहां, क्योंकि यहाँ पे जो थे हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये बहुत एक्टिव थे और बहुत अच्छे तरीके से राज्य को चलाते थे। तो बात करते हैं क्या? दिल्ली। तो दिल्ली में क्या था कि 1658 1707 तक कौन मर गया था? औरंगजेब। औरंगजेब के जैसे ही मरते यहाँ पे 1707 से कौन एक्टिव हो गया? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में कौन कौन आया? पहले आए हमारे, तो एक पिक्चर क्लियर करते, तो पहले आए बहादुर शाह। बहादुर शाह जो कौन थे? वो औरंगजेब के पुत्र थे। बहादुर शाह का 707 से लेकर 712 तक चला। बहादुर शाह के बाद फिर मोहम्मद शाह आए। मोहम्मद शाह के बाद फर्रुखसियर आए। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह आए।
मोहम्मद शाह के बाद शाह आलम आए, शाह आलम के बाद आलमगीर द्वितीय आए, आलमगीर द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आए, फिर उसके बाद लास्ट में आपको बहादुर शाह जफर आए, और यहाँ पे पूरा उत्तर मुगल कालीन खत्म हो गया। और उससे पहले जाने से पहले बता दें कि यहाँ जो इस जगह आपको देखने को मिलेगा मुगल साम्राज्य का जितना भी राज्य का विस्थापना था, यहाँ जाते जाते ये पूरा एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि वैसे ही लोग राज कर नहीं पाते थे। तो बात करते हैं हम लोग उत्तर मुगल कालीन का। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक क्या है? उत्तर मुगल कालीन, उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल में क्या क्या थे देखते हैं। तो बात करते हैं कहाँ? उत्तर मुगल काल का। तो उत्तर मुगल काल कहाँ से कहाँ है? 1707 से लेकर के 1857 तक चला। इसमें बहुत सारे आपको बादशाह आए। तो पहला जो बादशाह आए इनको किस नाम से जाना गया? बहादुर शाह। पहला कौन से बादशाह थे? बहादुर शाह प्रथम, जिनको गया था क्या नाम से जाना गया? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जब आए तो क्या हुआ देखिए, हर चीज कोई कहानी समझते। तो बहादुर शाह प्रथम जब यहाँ पे औरंगजेब मरे, औरंगजेब के ये बेटे थे, तो इनको इतना ज्यादा कुछ समझ ही नहीं था राजनीति के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इनको बहुत टाइम लग गया ये सब सीखने में, और सीखते सीखते जैसे जैसे ये राजगद्दी संभाले तो उनका एज हो गया कितना? 63 वर्ष। और 63 वर्ष में ये एक वृद्ध अवस्था में थे। तो वृद्ध अवस्था में थे, तो वृद्ध अवस्था में किसी भी को पता नहीं होता घर परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय उनका वैसा हालत ही नहीं था कि वो राज्य को संभाले। लेकिन फिर भी अब कोई नहीं था तो इनको संभालना था, तो ये संभाले बहादुर शाह प्रथम। तो 63 वर्ष में वृद्ध अवस्था में, तो और इनको कुछ भी खबर नहीं था राज्य के बारे में कि क्या चल रहा है सल्तनत में, क्या नहीं चल रहा है अपना साम्राज्य में। तो इसीलिए इनको इतिहासकार क्या कहते थे? कहते थे क्या? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। कौन? तो आपको बहादुर शाह प्रथम जाने जाते थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि शाह ए बेखबर के नाम से किस मुगल साम्राज्य मुगल बादशाह को जाना जाता? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल था 1707 से लेकर के 1712 तक था। 1712 में ही क्या हुआ, इनका मृत्यु हुई। अब मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन से? तो इन 4 पुत्र में क्या हुआ, फिर से घमासान लड़ाई। उसमें पहले थे जहादर शाह जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद थे रुकनुद्दीन शाह, फिर थे कौन? अजीमुद्दीन शाह, और इसके बाद कौन थे लास्ट? जहान शाह। तो इन दोनों चारों के बीच फिर से लड़ाई हुआ। किसके लिए? राजगद्दी संभालने के लिए। तो ये पहले थे। तो इन दोनों की जब लड़ाई होने लगी तो अब क्या होता कि अब लड़ाई में कोई ना कोई तो वृद्ध था। तो जब इनका राज्य था तब क्या हुआ था कि जब दरबार में 2 तरह के मुस्लिम थे, एक थे शिया और एक थे सुन्नी, जो अभी भी आपको सुनने मिलेगा। तो ये क्या थे? शिया क्या थे? वो ईरानी मुस्लिम थे। कौन से थे? ईरानी थे। और जो सुन्नी थे वो क्या थे? तुरानी मुस्लिम थे। क्या थे? तुरानी मुस्लिम थे। और ईरानी में जो थे ईरानी मुस्लिम थे वो क्या थे? उनका जो शिया था उनके कौन से थे? असद खां थे प्रमुख, और असद खां के बेटे जिनको बोलते हैं जुल्फिकार खां। क्या बोलते हैं? जुल्फिकार खां। और यहाँ पे तुरानी जो कि सुन्नी मुस्लिम कहलाते थे, इनके जो थे वो चिलकलीज खां थे। अब यहां बटा था। तो अब ये यहां पे क्या हुआ कि इस समय सिया बहुत एक्टिव थे, तो जहादर शाह का मदद किया सिया, और बोले कि जहादर शाह बड़ा बेटा है। तो और यहां पे जब लड़ाई हुआ तो ये लड़ाई जो था ये सुमगढ़ का लड़ाई कहलाता है, और ये लाहौर के बीच, लाहौर के पास में लड़ा गया। तो लाहौर के पास में लड़ा गया तो जहादर शाह विजयी हुए, क्योंकि इनको साथ किसका मिला? जुल्फिकार। और आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि हर टाइम कोई ना कोई किंग मेकर रहा। किसके लिए? क्योंकि वहां पे राजा को इतना इन लोग जो भी उत्तर मुगल कालीन में थे साम्राज्य के जो भी थे राजा थे, उनको उतना कुछ पता ही नहीं था कि कैसे लड़ा जाता है, क्या राजनीतिक है। तो उस समय क्या थे, जितना भी थे वजीर होया करते थे। तो जुल्फिकार ने क्या किया कि इनका मदद किया जहादर शाह को, किसके लिए? राजगद्दी के लिए। तो नेक्स्ट कौन आ जाएंगे अब? जहादर शाह। दूसरे कौन आएंगे? जहादर शाह। तो
अब कौन आ गए, जहादर शाह। तो जहादर शाह का जब कितने टाइम में एक्टिव थे, ये केवल 1712 से लेकर के 1713 तक एक्टिव थे। और इनको अब ये किंग कौन बनाया था इनको, जहादर शाह को। जहादर शाह को किंग मेकर। अब इसके बाद कौन काम कर रहे थे इनके टाइम पे, तो ये किंग मेकर का काम कौन कर रहे थे, जुल्फिकार खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे, जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खान ने जहादर शाह को बनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि जहादर शाह को ही जब बना दिया गया, जहादर शाह को बना दिए, तो ये क्या किया, अब इनको किंग बना दिया गया। तो ये क्या हुए, एक लाल युवती, ध्यान से सुनिएगा, लाल युवती नामक एक स्त्री के चक्कर में पड़े और स्त्री के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। तो इसीलिए इस लाल से हम क्या याद रखेंगे, एक लाल से क्या होता है, लाल से लाल हुआ, और ल से क्या हुआ, लंपट मूर्ख। इतिहासकार जो इनको कहते थे क्या, लंपट मूर्ख कहते थे, क्योंकि इनको कुछ ज्ञान ही नहीं था। लंपट मूर्ख मतलब मूर्खों का राजा। क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख को मूर्खों का राजा। तो इस लाल से लंपट मूर्ख से याद रखिएगा, और मूर्खों का राजा। इतिहासकार जो कहते थे इनको क्या कहते थे, जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। उसके बाद फिर कौन आया, अब देखिए यहां पे जहादर शाह बैठे थे। तो जहादर शाह किसको, अपना भाई को मारे थे, कौन, अजीमुद्दीन शाह को। अजीमुद्दीन शाह को मारे। तो अजीमुद्दीन शाह का जो बेटा था कौन था, फर्रुखसियर था। अब वो पिता का बदला लेने आएगा, पिता का मौत का। तो पिता के मौत का बदला लेने के लिए आया कौन, फर्रुखसियर आया। तो फर्रुखसियर आया। तो अब क्या करेगा फर्रुखसियर, 1713 से लेकर 1719 तक एक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तीसरा कौन आ जाएंगे, फर्रुखसियर आ जाएंगे। फर्रुखसियर कब तक एक्टिव रहेंगे, 1713 से लेकर के 1719 के बीच एक्टिव रहेंगे। तो फर्रुखसियर जो थे इस टाइम, अब देखिए, अब यहाँ पे उस समय जुल्फिकार खान बनाए थे, शिया मुस्लिम बनाए थे, उनको किंग मेकर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अब यहाँ इनको पिता का अपना पिता का हत्या का बदला लेना है, तो ये शिया मुस्लिम के पास वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि शिया मुस्लिम जुल्फिकार खान किसको बनाया था, जहादर शाह को बनाया था। तो जहादर शाह के पास नहीं जा, शिया मुस्लिम के पास नहीं जा सकते थे। तो कहाँ चले गए ये गए कहाँ, सुन्नी मुस्लिम के पास में, जिनको सुन्नी मुस्लिम में उस समय कौन थे, चिलकलीज खां फेमस थे, जिनको निजामुल मुल्क हैदराबाद के प्रथम निजाम के नाम से जाना जाता था। तो ये किंग मेकर उस समय कौन सामने आए उभर करके, दो सामने आए, कौन, एक हुए कौन, चिलकलीज खां, और दूसरा कौन आया, सैयद बंधु। ये बहुत रोल प्ले करेंगे बड़ा वाला, देखिएगा आगे जाकर के। सैयद बंधु। अब सैयद बंधु क्यों कहते थे, इसमें दो भाई थे, एक हुसैन अली और एक थे अब्दुल खान। एक थे हुसैन अली और एक थे अब्दुल खान। हुसैन अली और अब्दुल खान। अब क्या हुआ, किंग मेकर चिलकलीज खान और सैयद बंधु दोनों मिलकर के फर्रुखसियर का मदद किए और अपने पिता का ये बदला ले लिए और यहाँ से ये राजगद्दी संभाले। और चिलकलीज खां कहाँ पे थे उस समय, सूबेदार कहाँ गए थे, दक्कन के सूबेदार थे। यहाँ दक्कन के सूबेदार चिलकलीज खां थे। ये अपना यहाँ से दिल्ली से अपना लौट आए, कहाँ, चिलकलीज खां दक्कन लौट आए। और सैयद बंधु साथ में रह करके प्रेशराइज करके बोलिए या फिर कैसे भी करके वजीर खुद को घोषित करवा दिया, किससे, सुल्तान से। सुल्तान उस समय कौन थे, फर्रुखसियर थे। और सैयद बंधु का इतना आतंक बढ़ गया था कि वो जो बोलते थे वही करना पड़ता था उनको। तो इसी टाइम एक बहुत अच्छा घटना घटा। क्या हुआ कि 1717 ईस्वी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमेटी आया हुआ था इंडिया में। तो अब जो भी कोई भी कमेटी आएगा तो वो क्या होगा, पहले दरबार में हाजिरी लगाने जाएगा। तो उस 1700 ईस्वी में क्या हुआ था, फर्रुखसियर को एक पैर में घाव हो गया था। तो उस समय क्या था, हमारे जब भी मॉडर्न हिस्ट्री में अभी पढ़ोगे तभी डॉक्टर का हमारा कोई भी नहीं था। तो उस समय तो हम लोग अब डॉक्टर के पास जाते थे, क्या थे, वैद्य के पास जाते थे, और बहुत दिन से वो पीड़ित थे। तो उसमें जो कमेटी आया था, उस कमेटी में कौन आया था, एक डॉक्टर भी थे। उस डॉक्टर का नाम क्या था, उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। इन्होंने कहा कि अगर कमेटी ने कहा कि हमारे साथ एक डॉक्टर भी आए हैं, डॉक्टर का नाम क्या है, हैमिल्टन। बोले कि आप कहें तो राजा को देख लें, बादशाह को देख लें।
तो ये बोला ठीक है। अब ये गए बादशाह को देखे और भाई डॉक्टर थे तो वो ठीक कर दिए। ठीक करते ही क्या हुआ, इतने खुश हो गए फर्रुखसियर कि 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिए, खुश होकर के ट्रेडिंग राइट दे दिए। क्या दिए? ट्रेडिंग राइट दिए, जिसको सुलहना फरमान के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुलहना फरमान के नाम से जानते हैं। और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो सुलहना फरमान जारी करने वाले कौन से बादशाह थे? फर्रुखसियर कहते थे। और फर्रुखसियर को ही घृणित कायर भी कहा जाता था। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, घृणित कायर भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, फर्रुखसियर का 1717 तक यहाँ पे आए, ठीक हुए, ये ट्रेडिंग राइट दे दिया। अब यहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट लिया, ये बहुत लंबा गया, बहुत लंबा जबरदस्त तरीका से लंबा गया, क्योंकि अब ट्रेडिंग राइट मिल गया तो धीरे धीरे ट्रेड करने लगे। अब उससे पहले अकबर के दरबार में बहुत कोई आए थे, औरंगजेब के दरबार में आए थे, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग राइट नहीं दिया था। और ये क्या किया, ट्रेडिंग राइट दे दिए। ट्रेडिंग राइट दे दिए तो इनको व्यापार करने का छूट मिल गया। छूट मिला था, जबरदस्त तरीके से व्यापार कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि सैयद बंधु का आतंक इतना बढ़ चुका था इस दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली साम्राज्य पे, कि मुगल साम्राज्य पे, कि फर्रुखसियर को जो बोलते थे वही करते थे और जहां तहां अपना कर लिए जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, एक जगह कर लेने के लिए सैयद बंधु को मना किया। तो सैयद बंधु यहाँ पे क्या किए, गुस्सा गए कि तुमको हम राजा बनाए, तुम हमको कैसे भाई मना कर सकता है कर के लिए। तो ये क्या किए, मराठों के साथ में युद्ध किए, उसको कूच करके फर्रुखसियर को मार दिए। अब फर्रुखसियर को मारे तो फर्रुखसियर का कहानी यहाँ हुआ खत्म। अब इसके बाद कौन आएगा, तो मोहम्मद शाह आएंगे। कौन आएंगे? मोहम्मद शाह आएंगे। अब कौन आएंगे? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल जो था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। कौन सा काल में था? 1719 से लेकर के 1748 तक इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीका से अपना राज्य को फैलाया। तो मोहम्मद शाह जो किनके बेटे थे, ये जहान शाह के बेटे थे। कौन थे? जहान शाह के बेटे थे, जो कि तीसरा पुत्र था किसके? बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह के प्रथम के पहले पुत्र थे। और फर्रुखसियर किसके थे? अजीमुस शाह के थे। तो जहान शाह तो अंदर में ही थे, उनके साथ में ही थे। किसके कहां साथ में थे? जहादर शाह के साथ में थे। तो इनका जहान शाह का पुत्र अब बोला कि अब भाई हमको राजगद्दी संभालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोच रहे हैं कि वजीर जब मार ही दिया तो क्यों नहीं राज किया। तो उस समय क्या होता था कि वजीर अगर राज करना चाहेगा तो पूरा जो भी दिल्ली सल्तनत जितने लोग हैं विद्रोह उतर जाएंगे, क्योंकि उस समय राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वैसा वाला हाल था। तो इसलिए क्या हुआ कि जहान शाह बोले कि अब कैसे हमको बनेंगे। तो ये क्या किए कि पहले दिमाग लगाए, बोले चलो सैयद बंधु पास, सैयद बंधु के पास जाकर के ये मिले और बोले कि भाई हमको राजा बनना, अब हमको भाई गद्दी संभालना है। तो 1719 में सैयद बंधु इनको दे दिए कि भाई अब चलो अब तुम राज्य करो। लेकिन अभी क्या किया कि मोहम्मद शाह क्या किया, बोला भाई अब इसके चलते तो हम राज कर नहीं पाएंगे। तो ये क्या किए, 1719 के बाद ये क्या किए, किसको बुलाए, जाकर के युद्ध की चिलकलीज खां, जो कि जो कि सुन्नी थे, यहाँ पे दक्कन का सूबेदारी कर रहे थे। तो ये सूबेदारी कर रहे थे, ये बोले कि भाई उस समय असफ जां इनको नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम थे? असफ जां। और इसी को जाना था निजाम उल मुल्क। ये दो किसको नाम, किनको जाना जाता था? वो इनका थे चिलकलीज खां को ही जाना जाता था। चिलकलीज खां को ही जाना जाता था। तो ये बोले भाई चिलकलीज खां अब मेरा मदद करो भाई, अब हमको इसको हटाना है, सैयद बंधु आतंक फैला दिया है। तो ये क्या किया, सैयद बंधु को मराठा के साथ मिल करके सुमगढ़ का लड़ाई हुआ और यहाँ पे ये खत्म किया। अब ये भाई फिर क्या दिमाग लगाया, बोला कि अब चिलकलीज खां अब जब ये हमको ये भी परेशान करेगा। तो ये क्या किया, 1722 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1722 ईस्वी में क्या किया, चिलकलीज खां को दक्कन का सूबेदारी छोड़ करके बोला तुम अवध का सूबेदारी आ जाओ। क्यों किया, क्योंकि अवध जो था ये दिल्ली के एकदम जस्ट बगल में था और वो जानता था कि अवध का सूबेदारी करेगा तो मेरे नजरों के सामने रहेगा, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तब तक क्या हुआ कि 1724 ईस्वी में चिलकलीज खां कुछ मराठों के साथ आकर के इनको पूरा डांटा फटकारा कि भाई हम ही तुमको राजगद्दी दिलाया, सैयद बंधु से तुम हम ही को दिखा रहा है। तब क्या हुआ कि बोले कि ठीक है बाबा माफ कीजिए, आप जाइए अपना काम कीजिए। यहाँ इनको डांट फटकार के अब दक्कन पे आ गए। तभी क्या हुआ, एक बहुत अच्छा घटना घटा। क्या घटना घटा आपको बताते हैं। 1736 ईस्वी, ये क्या था, पेशवा राज थे। पेशवा उस समय थे। पेशवा कहाँ थे? पुणे में थे। पेशवा कहाँ थे? पुणे में थे।
तो इन्होंने कहा किया कि अब चलो भाई यहाँ से अब 1736 ईस्वी में अब यहाँ पता चल गया कि ये तो मुगल बादशाह कमजोर है, तो मराठा उस समय पेशवा के अधीन आ गया था। तो पेशवा में बाजीराव प्रथम थे जो कि ये कहां कर दिए, दिल्ली की ओर कूच कर दिए। अब दिल्ली की ओर कूच जैसे ही किए तो क्या हुआ कि यहां पे जाकर के, कहां पे देखिए आपको दिखा रहे हैं, फिगर आउट करते हैं, एक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे पुणे कहीं होगा और इस साइड यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे कहीं अकबर, यहाँ पे कहाँ आगरा। ये क्या किया, आगरा के पास जाके स्टे ले लिए। अब भाई यहाँ से जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ सूबेदार था ये जाकर के बोला कि भाई अब बाजीराव प्रथम जो आक्रमण कर दिया, तो ये क्या किया, अब तो यहाँ पे चिलकलीज खां को तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि चिलकलीज खां अभी डांट सुन के गए हैं। तो ये क्या किया, अवध का नवाब को बोले। अवध का नवाब उस समय कौन थे, अवध के नवाब है सादत अली खां। सादत अली खां यहाँ पे अवध के नवाब को बोले कि भाई आप जाओ यहाँ से कूच करो। तो कूच करने गए जब बाजीराव प्रथम के पास में, तो क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम इतना चला कि आगरा में कुछ सेना को रख करके दिल्ली को उधर से कूच कर दिया। और क्या किया, यहाँ पे ये लड़ने के बाद यहाँ से कुछ मिला नहीं और ये जाके बाजीराव प्रथम जबरदस्त तरीका से लूटपाट मचाया और ये जाकर के छुप छाप कैसे बचा, कैसे भी फर्रुखसियर अपना मोहम्मद शाह अपना जान बचाई यहाँ पे। उसके बाद ये लूट लाट करके जब वापस लौटने लगा तो ये क्या किया, फर्रुखसियर यहाँ पे मतलब मोहम्मद शाह चिलकलीज खां को एक पत्र के माध्यम से 1738 ईस्वी में पत्र लिखे और बोले कि पुणे से पहले में ही पेशवा बाजीराव प्रथम को रोक लिया जाए। और क्यों बोले थे, क्योंकि कोई उनको खबर दिया था कि 1728 ईस्वी में जब लड़ाई हुआ था पहली बार बाजीराव प्रथम और किसका, चिलकलीज खां का, तो चिलकलीज खां विजयी हुए थे। तो वो सोचे कि भाई मेरा वर्चस्व भी कायम रह जाएगा, राजस्व भी मिल जाएगा, लूटा पाटा धन, और यहां से बाजीराव प्रथम हार भी जाएगा। तो लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ क्या कि बाजीराव गए जीत और हारे कौन, चिलकलीज खां। चिलकलीज खां हार गए। अब क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम जब जीते चिलकलीज खां बहुत अब अपसेट हो गए यहाँ से, बोले भाई अब हार गए तो मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्या किए, जा करके हैदराबाद में अपना एक स्वतंत्र राज्य बना दिए। कहाँ पे, मुगल साम्राज्य से क्या कहाँ गए, हैदराबाद। उनको प्रथम वहां का निजाम बन गए, जिसको बोला जाता है क्या, जहां पे आपको लिखा है निजामुल मुल्क, और असफ जाह उनको कहा जाता है, जो चिलकलीज खां हैदराबाद में अपना स्वतंत्र एक राज्य बना के बैठ गए। अब क्या हुआ 1738 में यहाँ पे तो ये चीज हो ही गया था। उसके बाद जैसे ही देखे कि अब क्या होगा भाई 1738 के बाद, तो 1739 में, और इससे पहले ट्रेडिंग राइट मिल चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो सब जगह पत्रचार के माध्यम से जा रहा था कि भाई अब तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का जो राज्य है बहुत कमजोर पड़ गया। तो 1739 में ईरान का जो शासक था, ईरान का एक शासक था नादिर शाह, वो क्या किया, पेशावर की तरफ से कूच कर दिया। अब पेशावर की तरफ से कूच किया गया तो दिल्ली का जो बादशाह थे, अब बोले अब तो हम ही को जाना पड़ेगा। तो मोहम्मद शाह चले गए कहाँ, पेशावर पास लड़ने के लिए। तो लड़ने गए तो क्या हुआ, 1739 में एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं क्या, करनाल का युद्ध भी सुनते हैं, करनाल, ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हुआ 1739 में, क्या हुआ, करनाल का युद्ध हुआ। और यहां पे क्या हुआ, करनाल का युद्ध में क्या हुआ, अब कौन कौन लड़ा इसमें करनाल का युद्ध में, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह लड़े। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ाई हुई तो किसकी विजय हुई, नादिर शाह का और मोहम्मद शाह का। तो नादिर शाह क्या किया कि मोहम्मद शाह को कैदी बना करके खुद को मुगल साम्राज्य घोषित कर दिया और वहां से कैदी बना करके लेके आया। अब जैसे ही लेकर के आया तो जैसे ही दिल्ली के जैसे ही दरबार पहुंचा, तो दरबार पे पहुंचते ही जैसे ही दिल्ली का दरबार यहाँ पहुंचा और यहाँ पे किसी ने उन पे गोली चला दी। अब गोली चला दी तो वो गुस्सा हो गए। गुस्सा हुए तो नादिर शाह ने क्या किया, अपने जितना भी सिपाही थे सबको, अपने सैनिक को बोले छूट दे दिए कि जाओ जाके जबरदस्त आतंक फैलाओ दिल्ली में। और इतना ज्यादा आतंक फैला कि 40,000 से भी लोग ज्यादा मरे थे। और उसी टाइम जो लास्ट जो थे, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या कि लास्ट शासक कौन थे जो तख्ते ताउस पे बैठे थे, जिसको गोल्डन पीकॉक के नाम से जाता, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था। उस पे क्या था कि वो कौन बनाया था, शाहजहां बनाए थे। उस पे क्या था, कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। तो लास्ट शासक कौन थे बैठने वाले, मोहम्मद शाह। वो जब लूट के ले जा रहा था तो वो क्या किया कि नादिर शाह क्या लेके गया, साथ में अपने तख्ते ताउस भी लेके गया।
जिसको बोलते थे क्या, मयूर सिंहासन। अंतिम बादशाह कौन थे जो मयूर शासन बैठे थे, वो कौन थे, मोहम्मद शाह। अंतिम बादशाह। और मयूर सिंहासन को कौन बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और कोहिनूर का हीरा भी साथ में ले गए। तो अब 1739 के बाद जब लड़ाई हुआ तो इनका और स्थिति खराब हो गया। लास्ट में जाते जाते 1748 तक इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो दूसरा कौन एक्टिव हो गया, अहमद शाह बहादुर, जो कि किसका पुत्र था, मोहम्मद शाह का पुत्र था। तो उसका राज्य कब था, 1748 से लेकर 1754। तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं किसका, अहमद शाह बहादुर का। तो अब किसका काल आएगा, अहमद शाह बहादुर का। अहमद शाह बहादुर का इनका कार्यकाल कब था, जब कब तक ये एक्टिव थे, 1748 से लेकर के 54 तक थे। तो 1748 में जब मृत्यु हुई किनका, 1748 में किनकी मृत्यु हुई, मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई। तो ये अहमद शाह कौन थे, उनके पुत्र थे, किनके, अहमद शाह किनके पुत्र थे, मोहम्मद शाह के पुत्र थे। तो इनको राजगद्दी पे बैठा दिया गया। तो राजगद्दी पे बैठते ही क्या हुआ कि उस समय एक बहुत ज्यादा ही थे फिरोज जंग तृतीय। ये बहुत अच्छा एक, मतलब क्या बोले आपको कि बहुत अच्छा वजीर बोलिए या फिर बहुत क्रूर वजीर, ये बोले कि हम इनको नहीं बैठने देंगे, ये इनसे ताकतवर थे, ये इनको मार डपेट के जब भी जैसे भी करके क्या हुआ, बोले कि हम आलम द्वितीय को बैठाएंगे। आलम द्वितीय कौन थे, जो कि जहादर शाह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, जहादर शाह के पुत्र थे। आलम द्वितीय बैठे। अब आलम द्वितीय के अब इस समय 1754 में हराया और क्या हुआ कि जब ये हरा करके आलम द्वितीय थे और आलम को बैठा, और 1754 में जब इनको कैद किया गया, 1754 में क्या हुआ, इनको कैद करके, इसको अंधा बादशाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों को कैद कर लिए। और कैद करने के बाद क्या हुआ कि इनकी माँ जो थी कुशीदा बेगम, उनको भी पकड़ लिए और इनको क्या किया, अंधा कर दिया। और अंधा करने के नाम से इनको क्या जानता है, इनको एक अंधा बादशाह के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, अंधा बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, अंधा बादशाह किसे कहा जाता था, अहमद शाह बहादुर को कहा जाता था। 1748 से लेकर 1754 से इस समय केवल नाम मात्र के ये आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे जा रहे थे, कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा था। उसके बाद कौन आया, आलमगीर द्वितीय आए। आलम द्वितीय कब आए, 1754 में आए। 1754 से लेकर के 59 तक इनका चला। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, आलम द्वितीय को पढ़ेंगे। हाँ, तो किसको पढ़ेंगे, आलमगीर द्वितीय को पढ़ेंगे। ये कब से एक्टिव थे, 1764 से 54 से लेकर के 1759 थे। और ये किनके पुत्र थे, ये पुत्र थे, ये जहादर शाह के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, जहादर शाह, बहादुर शाह के पुत्र के ये पुत्र थे। बहादुर शाह के पुत्र कौन थे, जहादर शाह के लिख देते हैं हम पूरा, जहादर शाह के पुत्र थे। और जहादर शाह किनके पुत्र थे, ये बहादुर शाह के थे। तो जहादर शाह मृत्यु हुआ तो फिरोज जंग बिठाया किसको, आलमगीर को। और इनका जब कैद कर गया तो आलमगीर का बहुत सारा पूरा जीवन ही जो बोलिए तो कहा जाए कि जेल में ही बीतता था। तो इनको कुछ खास मतलब पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसी टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे जब बंगाल का नवाब कौन था उस समय, इनके टाइम में 1754 से 1757 से पहले कौन था, अलीवर्दी खां था। बंगाल का नाम पहला नवाब कौन था, अलीवर्दी खां था। और 1757 में क्या हुआ, उसका मृत्यु हुआ। और उसका दामाद जो कि सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता था। तो 1757 का प्लासी का युद्ध किया, किसके साथ में, सिराजुद्दौला मिला। और किसके साथ में किया, सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास घमासान एक युद्ध हुआ, क्या हुआ, जिसको बोलते हैं क्या, प्लासी का युद्ध। क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध हुआ। यह लड़ाई हुआ और क्या हुआ, सिराजुद्दौला हारा और ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुआ। और यहां से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और भी एक्टिव हो गया जबरदस्त तरीका से। अब ये क्या डिफरेंट ट्रेड लाइन लगा धीरे धीरे, और ट्रेड को अपना शासन व्यवस्था सोचा कैसे चला जाए, कैसे किया जाए।
तो इस समय क्या हुआ कि आलमगीर द्वितीय उसको पता नहीं था, तो 1759 में जैसे तैसे ही किया, खींच करके 1757 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत ही गया था, कैसे कैसे करके जैसे तैसे चलते चलते ये उसके बाद डेथ हुआ इसका। डेथ होने के बाद ही कौन एक्टिव हो गया, जो कि आलम द्वितीय के अब क्या हुआ कि 1757, एक चीज भूल गए आपको बताया, 1757 में जब ये हुआ, 1758 में क्या हुआ कि एक घटना घटी। अब देखिए 1758 में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या जिनके मदद से ये बने थे, सोचे कि इनको भी हटा दिया जाए, तो ये क्या किए, मराठा से जाकर के बोले कि भाई अब जो इदातुल मुल्क बोलते थे, उनको इदातत मुल्क बोलते थे, उनको हटाने के लिए बोला जाए कि मंत्री को भाई हमको स्वतंत्र राज करना है, फिरोज जंग मेरा परेशान कर रहा है। तो ये जाके मराठा के साथ जब मिले तो मराठा का सदाशिव राव इनको मदद किया, और मदद जैसे ही किया तो क्या हुआ, यहाँ पे पूरा मंत्री लोग की तो मराठा से क्यों सहायता लिया, तो ये लोग गुस्सा हुआ तो क्या किया, इसको मारने की कोशिश किया, मारने की कोशिश जैसे ही किए तो लेकिन ये मरा नहीं। तो उस समय क्या हुआ, 1759 में ही कोई एक संत महात्मा आए इनके दरबार में, और ये क्या ही बोले कि भाई संत के साथ ही चल लिए, और बाद में पता चला कि ये संत ही इनका जान मार दिया। अब इनके जो पुत्र थे, आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे शाह आलम द्वितीय, ये भाई सुने कि मेरे पिता का हत्या हुआ, तो ये बोले भाई अब दिल्ली में रहना मेरे लिए सेफ नहीं है, तो ये क्या किया, दिल्ली से पटना की ओर भाग गए। और उससे में क्या हुआ कि इन लोग जो मंत्रिमंडल था दिल्ली का, दिल्ली साम्राज्य का, वो किसको बना दिया, किसको बनाए, शाहजहां तृतीय को बना दिए, शाहजहां थर्ड को मंत्री बना, रांग सिंहासन बैठाए, क्योंकि अभी आपको बताया कि वजीर कभी बैठता नहीं था, तो इन्होंने शाहजहां तृतीय को बैठाया। और अब क्या हुआ कि अब कौन आएगा, अब आएगा कौन, इसके बाद शाह आलम द्वितीय आएगा। कौन आएगा, शाह आलम द्वितीय। तो आगे बढ़ते हैं शाह, तो अब बात किसका करते हैं, शाह आलम द्वितीय। अब ये यहाँ कोई सिंहासन लेना था, तो ये पटना भाग गए थे, तो ये क्या किए, आकर के फिर मराठा को बोले कि भाई हमको तो राजगद्दी चाहिए कैसे भी। तो ये क्या किए, पहले अपना पूरा अच्छा सा इंतजाम किए, और शाहजहां तृतीय और जो मंत्रिमंडल थे इन सब के खिलाफ अच्छा खासा पूरा झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, और जीता कौन, शाह आलम द्वितीय जीत गए, ये जीते। अब यहां से ये राजगद्दी चलाने लगे। तो इन्हीं के टाइम में बहुत, जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, तो अब यहाँ पे केवल नाम मात्र का था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि प्लासी का युद्ध में पहले ही हार चुका था नवाब। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब एक्टिव हुआ, तो जैसे ही फिर थोड़ा आगे बढ़ा अच्छे तरह के, तो 1764 में फिर एक लड़ाई हुआ, जिसको नाम क्या कहा जानते हैं, बक्सर की लड़ाई। ये किनके बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, और किसके बीच हुआ, यहाँ पे साथ में कौन थे, अवध के नवाब थे, फिर कौन थे, एक दूसरा कौन था, बंगाल के नवाब थे, क्योंकि वो भी भड़के हुए थे भाई, और कौन था, मुगल बादशाह थे। इन तीनों ने लड़े, और फिर भी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जीता और इन लोग की हार हुई। अब यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो और भी एक्टिव हो गया, एक्टिव होते होते धीरे धीरे ये क्या केवल नाम मात्र कड़ी रह गया, और क्या किया, यहाँ से जब लड़े तो ये सब इन लोगों को बस अब ये किसके अधीन चलाने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मुगल साम्राज्य पूरा आ गया। लेकिन अभी भी देखिए कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता डायरेक्ट कर सकता था। आपके मन में आ रहा हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं राज किया उसी टाइम, तो उस समय क्या होता था कि डायरेक्ट अगर राजगद्दी पे आप जाइएगा तो पूरा बहिष्कार हो जाता। तो उन लोगों ने बोला कि भाई अब लड़ाई हुआ, जो चल रहा है उसको चलने दो। आलम द्वितीय को वहां से छोड़ करके बोला कि भाई जाओ तुम आराम से करो, राज करो, हमको कोई टेंशन नहीं है। ये क्या हुआ कि फिर 1771 में फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई हुआ, फिर छोटा मोटा लड़ाई इधर उधर चलते रहा, इधर उधर चलते रहा। उसके बाद सब खत्म होने के बाद क्या हुआ, इनका जो पुत्र था, इनका पुत्र कौन था, अकबर द्वितीय, जिनको किनके नाम से जानते प्रसिद्ध थे, अकबर द्वितीय के नाम से थे। ये कब तक चले, 1806 से लेकर के 37 तक एक्टिव थे। कब तक थे, एक्टिव थे 1806 से लेकर के 1837 तक एक्टिव थे। अकबर द्वितीय जो भी थे ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में ही काम कर रहे थे, इनके अंडर में ही काम कर रहे थे, और जो करना पड़ा था। तो अकबर द्वितीय के काल में ही क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि भाई अब उस समय क्या सिक्का चलता था राजा का, तो बोला कि भाई अब साम्राज्य का सिक्का चलने से ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि हम सिक्का नहीं चलाएंगे, सिक्का को चलाने से बंद कर दिया। तो अकबर द्वितीय उस समय क्या हुआ था कि राजा राम मोहन राय को
राम मोहन राय को, याद गौर सुनिएगा, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया थे। और इनको कहा, राजा राम मोहन राय को राम मोहन राय को क्या राजा की उपाधि देकर के कहां भेज दिए? बोले कि इंग्लैंड भेजे, इंडिया से इंग्लैंड भेजे। क्यों भेजे? बोले कि अब ये जो शिकायत है जाके वहां के महारानी को जाके करो। लेकिन महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने साफ नकार दिया, बोला जो हो रहा है सही हो रहा है, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती ही थी कि अब हम यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अब यहाँ पे व्यवस्था निकाले, तरह तरह की पॉलिसी लाए, तो यहां से ये नकार दिए। तो आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले जो भारतीय कौन थे जो कि इंडिया से इंग्लैंड गए थे, वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। इसके बाद इनका भी मृत्यु हुआ, धीरे धीरे चलते चलते राजा राम, इसके अकबर द्वितीय का मृत्यु हुआ। लास्ट जो बने वो कौन थे? बहादुर शाह जफर बने। कौन बने? बहादुर शाह जफर। उनका कार्यकाल क्या था? 1806 से लेकर के 1857। अब लास्ट कौन आ गए? बहादुर शाह जफर। कौन आए? ध्यान सुनिएगा, बहादुर शाह जफर। इनका कार्यकाल कब तक चला? 1806 से लेकर के 1857 तक। अब ये लास्ट बादशाह थे जो कि 1857 में हमको पता है कि पहला जो भारतीय क्रांति हुआ, जो कि पहली लड़ाई लड़ी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो सुचारू रूप से लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ? बहादुर शाह नेतृत्व किए, किसका? पूरा लड़ाई का। 1857 में जब ये 1857 का लड़ाई हुआ तो इस समय क्या हुआ कि यहाँ पे सब आकर के क्या हुआ, बहादुर शाह जफर के शरण में आ गए और बोले कि भाई अब लड़ाई, अब अंग्रेज का बर्दाश्त नहीं करते थे, चलिए लड़ते हैं। तो हो क्यों रहा था? क्योंकि देखिए ये भारत था, अकबर, और जब पोस्ट मुगल काल में पढ़ते हैं तो उस समय क्या था, वो अकबर जितना भी थे, अकबर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे, तो ये सबको देखते हुए चल रहे थे और मुस्लिम व्यवस्था भी अच्छा खासा चल रहा था। और बाद बाकी जितना भी यहाँ प्रांत था, ये बोले कि भाई अब ऐसा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा अत्याचार कर रही है और मुस्लिम जो शासक थे वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। ये सब जाकर के मिल करके जाके कहाँ चले गए? बहादुर शाह जफर के पास जाकर के विद्रोह कर दिए। और विद्रोह के परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जीती और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो भी लड़ाई हुई 1857 की, उनकी हार हुई। अब यहाँ पे जो थे, जो बहादुर शाह को जो लड़ाने के लिए आए थे, वो कौन आए थे? कैप्टन हडसन, उनका नाम क्या था? हडसन। ये खुद बहुत बड़े उर्दू के जानकार थे और ये बहादुर शाह जो थे, इनको ये कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। तो जब ये बहादुर शाह जफर जाकर के हुमायूं के मकबरे के पास में बेटों के साथ जब छिप गए, जब ये आक्रमण हुआ, तो कविताएं के क्रम में ही हडसन ने बोला, हडसन ने क्या बोला बताता हूं। हाँ, तो हडसन ने क्या बोला? दमदमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर हुई अब तेग हिंदू, अब हुई ठंडी अब तेग हिंदुस्तान की। तब इसी पे जफर ने क्या कहा? गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो बहुत अच्छे अच्छे लाइन लिखते थे, कविताएं करते थे। तो कविताएं में तो वैसा हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कविता मुझे देखने को मिला, जो कि आप विकिपीडिया भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो उस समय इतना ही क्रूर शासक था कि ये क्या किया, इसके पुत्र का कटा हुआ सिर को कहां? थाली में परोसा। कब? जब बहादुर शाह जफर को बहुत जोर का भूख लगा था, बहुत जबरदस्त भूख लगा था, थाली में इन लोगों ने क्या पड़ा, अंग्रेज ने क्या परोसा? उनके पुत्र का कटा हुआ सिर। तो बहादुर शाह जफर ने बोला कि यही कहा कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर्फ सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आते हैं। तो उस समय वो हडसन, वो लोग बहुत प्रभावित हुए और लास्ट में जाकर के 1857 में इनको कहाँ कैद कर दिया गया? रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि क्या क्या था। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। तो इस तरह से जब हम पढ़े तो पहला किसको हम लोग पहले नाम जाने, किसका नाम जाने? पहला, तो पहला नाम जाने कि मॉडर्न उत्तर मुगल कालीन कौन में आया?
पहले आए बहादुर शाह जिसका 1707 से लेकर 1712 तक था। फिर आए जहादर शाह जिसका 1712 से लेकर 1713 तक था। फिर आए फर्रुख सिय्यद 1713 से लेकर 1719 तक था। फिर आए मोहम्मद शाह जिनको 1719 से लेकर 1748 तक एक्टिव थे। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आए। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक एक्टिव हुए। फिर उसके बाद कौन आया, आलमगीर द्वितीय आए जो कि 1754 से लेकर 1759 तक एक्टिव थे। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आए जो एक्टिव थे 1759 से लेकर 1806 तक एक्टिव थे। फिर अकबर द्वितीय आए, वो एक्टिव थे 1806 से लेकर 1837 तक एक्टिव थे। और बहादुर शाह जो अंतिम शासक थे जो कि एक्टिव थे कब से, 1837 से लेकर के 1857 तक। तो आशा करता हूँ आप सबको मेरा ये कोशिश पसंद आया होगा। मैं एक हिस्ट्री को पूरा कहानी की तरह सोचता हूँ कि पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि और पढ़ने का भी खुद से कोशिश करता हूँ, ताकि ये हिस्ट्री आपको याद करने से एक कहानी की तरह याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी याद होगा। तो और आपको इस वीडियो का जो PDF है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए। अगर हमसे कुछ गलती, अगर इसमें कुछ अगर आपको लग रहा हो कहीं गलती हम पढ़ा दिए तो आप वीडियो में कमेंट करिए जरूर। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी जो भी बच्चे हैं जो भी फ्री में कोचिंग चाहते हैं पढ़ने के लिए, जो पैसे नहीं दे सकते महंगे, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो सबको अभी कोचिंग जाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, तो ये एक रिवीजन भी हो जाएगा NTPC के लिए जो कि 15 दिसंबर से है। और आगे का भी जो आगामी एग्जाम भी हो जो कि SSC JEE रेलवे ग्रुप डी और भी यूपीपीएससी का भी आपको इससे कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, वो कब आ जाएंगे, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन पढ़ेंगे। तो उस समय जब अब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो अब हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं यहाँ से। और उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।